अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूशी पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। जी, हम पढ़ रहे हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल और अब हम प्रॉपरली चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। डिस्काउंटेड कैश फ्लो अजम्पशंस अबाउट टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो। 3 अजम्पशन होंगी टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो में। इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो ज़ीरो टाइम पर ली जाएगी, जैसे हम ज़ीरो टाइम पर ले रहे थे। मींस ये इमीडिएट इसकी क्या है, पेमेंट है, लिहाजा इसको डिस्काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेरी फ्यू कंडीशंस होंगी जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट 2 ईयर्स में जाके हो रही हो। मींस कुछ इस साल के शुरू में, कुछ अगले साल के शुरू में। तो उस सूरत में अगर अगले साल के शुरू में भी कोई इन्वेस्टमेंट होगी तो फिर उसको क्या करेंगे आप, इस साल का ईयर एंड तस्वुर करेंगे। पेमेंट्स जो भी होंगी वो कब कंसिडर होंगी, एंड पर। कैश फ्लो विच अराइज ड्यूरिंग एनी ईयर आर एज्यूम टू हैव अराइजन एट द एंड ऑफ द ईयर। जो ड्यूरिंग द ईयर की कंडीशन होगी उसको क्या क्या एज्यूम किया जाएगा, एंड ऑफ ईयर पर होगा। इफ वी आर टोल्ड दैट वी विल रिसीव these ड्यूरिंग 3rd ईयर, तो टाइमलाइन के ऊपर क्या आएगा, ये इट शैल बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ 3, तीसरे साल के एंड पर। विच मीन्स आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम टुडे एंड सो ऑन। अगर कहीं पर लिखा हो स्टार्ट ऑफ ईयर, स्टार्ट ऑफ 3rd ईयर, तो इसका मतलब होगा 2nd ईयर के एंड पर, एज एन एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, पिछले साल के एंड पर। मतलब ये हुआ कि जितने भी कैश फ्लो हैं ये आपने कंसिडर किस पे लेने हैं, एंड ऑफ ईयर की कंसिडरेशन में लेने हैं। तीसरे साल के स्टार्ट की बात क्या कंसिडर की जाएगी, 2nd ईयर का एंड। 5वें साल के स्टार्ट की बात लिखी होगी तो क्या होगा, 4th ईयर के एंड पर। एट द स्टार्ट ऑफ 5th ईयर, तो ये क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ 4 आप लिखेंगे। नहीं जी, अब एक सवाल करते हैं प्रॉपरली। पापा लिमिटेड इज कंसिडरिंग Papa Limited is considering investing 1 million in a new project to manufacture and sell a brand new toy. The following estimate has been made. Sale number of units 60,000 in first year, rising by 8,000 units per annum. हर साल क्या होगा, 8,000 इजाफा होता रहेगा। लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, 4 साल। प्राइस पर यूनिट 30, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 17, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट कितने, 8। इन एडिशन फिक्स्ड overhead relating to the project are expected to be 80,000 per annum. The investment is expected to have a salvage value of 60,000 at the end of 4 years. Calculate करना है हमें NPV using that the cost of capital is 8% और IRR of the project कैलकुलेट करना है। recalculate NPV if sale are at the constant 65,000 units per annum for each of the 4 years of the project। तो 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं।
एनपीवी कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो एनपीवी करते हैं। फॉर्मेट क्या होगा हमारे क्वेश्चंस के करने का, हम अपने लेफ्ट पेज के ऊपर मेन फॉर्मेट बनाएंगे। क्या करेंगे, कोशिश किया करें जितने भी सवाल हैं आपके पेपर के वो आपके लेफ्ट पेज पे स्टार्ट हो। आपके सामने 2 पेजेस होंगे और 2 पेजेस पर ही अक्सर सवाल क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते होते हैं। ठीक, ये एग्जामिनेशन की एक जस्ट क्या है, टेक्निक है। ले जी, कितने साल लिखूं जी मैं, कितने कॉलम बना दूं? 4 साल हैं तो कितने कॉलम बनेंगे? 4 बनेंगे या 5 बनेंगे? एक 0 वाला भी तो होता है ना, 0 1 2 3 4। कोशिश करनी है इसके बाद भी थोड़ी एक आधी जगह रखें, एक आधा साल बाद में भी जंपन होके आ सकता है। ये बात की बात है, फ्यूचर की बात है। टैक्सेस वगैरह बाज़ होते हैं कि पेमेंट क्या होती है, इस साल के टैक्सेस क्या होते हैं अगले सालों में पे हो रहे होते हैं। तो इस वजह से हमें क्या करना होता है, भले 4 साल है लेकिन उसके कैश फ्लो 5 साल तक मूव कर रहे होते हैं, तो 5 साल तक हमें उसको चलाना पड़ता है। एक आपका इस तरह से लेफ़्ट पेज पे फॉर्मेट होगा और इस फॉर्मेट में आप लिखेंगे, एक चीज़ लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, एक उसकी रेजिडुअल वैल्यू लिख देंगे और एक लिखेंगे नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। मोर और लेस यहाँ पे काम हो जाएगा आपका ख़त्म। आपके पास नेट फ्यूचर कैश फ्लोज आ जाएंगे, जिनको आप क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू पर ले आएंगे और एनपीवी आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट कितनी, 1 मिलियन। रेजिडुअल वैल्यू यहाँ कहीं पे लिखी हुई थी, सैलरी वैल्यू 60,000, तो 1 मिलियन इन्वेस्टमेंट है, ये आउटफ्लो हो गया। 60,000 एट द एंड ऑफ 4 ईयर हासिल हो जाएगा। अब हमने बनाना है ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की वर्किंग हम अलहदा किया करेंगे। क्या किया करेंगे, अलहदा से किया करेंगे। वो कह सकते हैं आप राइट पेज के ऊपर आप वो वाली वर्किंग बना देंगे। सेम फॉर्मेट, कोई फॉर्मेट में कोई ख़ास चेंज नहीं है, बस उसके अंदर 0 ईयर नहीं आता है क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसमें जस्ट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है। इसमें 1 2 3 4 होंगे बस। फ्यूचर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कैसे कैलकुलेट होंगे, सोचकर बताएं। ऑपरेशन से कौन सा कैश फ्लो जनरेट होगा? क्या यूनिट्स इंक्रीज करेंगे जी? यूनिट्स इंक्रीज करेंगे तो आपका सेल इंक्रीज करेगी, वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज करेंगी, सारी चीज़ें विद रिस्पेक्ट टू क्या होंगे, यूनिट्स होंगे। ऐसे ही है। सीएमए में एक कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है कंट्रीब्यूशन मार्जिन का, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या हासिल होगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो वो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने लिए आसानी पैदा कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम हर साल की सेल अलहदा से कैलकुलेट कर रहे हों, मटीरियल अलहदा से कैलकुलेट कर रहे हों, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स अलहदा से कैलकुलेट कर रहे हों और फिर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के ऊपर पहुँचें। उससे बेहतर क्या है,
हम अलहदा से एक वर्किंग के अंदर क्या करें, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मालूम करें, सेल्स यूनिट से क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो हमने ऑपरेटिंग कैश फ्लो की वर्किंग बनाई है, इसके अंदर सबसे पहले तो क्या करते हैं, हम अपने सेल्स के यूनिट्स बना लेते हैं जिसके ऊपर ये बेस करेगी। पहले साल के कितने यूनिट्स बताए हुए हैं, 60,000 इन फर्स्ट ईयर, और हर साल क्या होंगे, 8,000 से बढ़ जाएंगे। तो पहले साल में 60,000, फिर क्या आ जाएंगे 68,000, देन ये हमारे पास यूनिट्स आ गए हैं, इनको हमने कर दिया साइड पर और इसे कर दिया, बोल दिया कि ये ए है। फिर हम बना लेते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, पर यूनिट बना लेते हैं। कितनी है जी, सेल कितनी 30, मटेरियल 17 और 8 लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स, तो ये कितना बन गया, 5 रुपये बन जाएगा। ऐसे ही है ना, 30 माइनस 17 माइनस 8 25 रुपये पर यूनिट। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में हम जाएंगे और कहेंगे जनाब कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया A इंटू ₹25, ओ सॉरी A इंटू 5, 25 तो टोटल था, तो किधर गया, 30 में से 25 गए, बाकी रह गए 5, A इंटू ₹5 पर यूनिट। 60,000 ज़रा 5, 3 लाख। कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया मेरे पास 3 लाख। 68,000 इंटू 5 340, 76,000 इंटू 5 380 पूरा, 84 इंटू 5 ये हमने क्या मालूम कर दिया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। एक आधा खर्चा हो रहा है यहाँ पे। फिक्स्ड ओवरहेड रिलेटिंग टू द प्रोजेक्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी 80,000 पर एनम, हर साल कितना 80,000। तो ये हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। जी कितना आ गया, 2,20,000, 2,60,000, 3,00,000, 3,40,000। ये हमारे क्या आ गए, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आ गए हैं। ये हमारे ऑपरेटिंग कैश फ्लो किधर चले जाएंगे, इस वर्किंग में चले जाएंगे। कितना था पहला, 220, फ्यूचर कैश फ्लोज कितने बन जाएंगे, 1 मिलियन, 2,20,000, 2,60,000, 3 लाख, और ये बन जाएगा 4 लाख। अब इनकी क्या कर दें, नेट प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर दें। रेट क्या था हमारा, 8%।
माइनस में -41.226 यानी कि ये 41,226 नेगेटिव के अंदर नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। क्लियर होगी बात? मुश्किल तो नहीं? नेट प्रेजेंट वैल्यू क्यों जनाब? सही है। तो कैलकुलेटर भी दूसरे का, अच्छा आपका है, चंगा है मुंडा है। आगे बढ़े फिर नेटी ग्रेटीज में जाना शुरू करें। बच्चों वाला काम ख़त्म, बच्चों वाला काम ख़त्म। आज हमने देखा कि हमने अपनी वर्किंग को क्या किया है, 2 हिस्सों में पहले नंबर पर तकसीम कर दिया। नंबर 1 इन्वेस्टमेंट रेजिडुअल वैल्यू एज इट इज़। ऑपरेटिंग कैश फ्लो के लिए हमने वर्किंग का सहारा लिया है। वर्किंग में हमने यूनिट्स लिखे, वर्किंग में अंदर हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन बनाया, वर्किंग के अंदर हमने फिक्स वगैरह लेस किया और हमने ऑपरेटिंग कैश फ्लो पर पहुंचे हैं पहले नंबर पर। और इसको पिक किया है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो को पिक कर कर हमने कहाँ पर ले गए, यहाँ पर ले। क्रॉस रेफरेंस करना हो तो यस यू कैन क्रॉस रेफर आल्सो। यहाँ पर जे लिख देते हैं और इस जगह पर भी क्या लिख देते हैं, जे लिख देते हैं। ये क्रॉस रेफर हो गया कि कैलकुलेशन हो के कहाँ से आ रही है, जे से पिक की जा रही है। अगला पार्ट क्या था, तो आप कैलकुलेट करते होते हैं। आई कौन सी है, नेगेटिव। अब आपको कौन सी चाहिए, वेग लेना। फिर रेट कौन सा होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। कितने पे करेंगे, कैलकुलेटर लिखा हुआ है, कैलकुलेटर के ऊपर यही वाली पूरी चीज लिखी हुई है, लिखी हुई है ना। वहीं पे 3% कर कर क्या करें, आंसर कर दें। IRR मालूम करना है तो एनपीवी बार बार तो कोई नहीं ना करनी। अब पेपर में भी करेंगे तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, एक के लिए वर्किंग लिख दी, एनपीवी एट 3% लिख दें और आंसर लिख दें, बजाय इसके कि आप सारा काम करते रहें और फिर टाइम वेस्ट हो जाए और पेपर ही मुकम्मल ना हो। आपने कैलकुलेटर पे लिखा हुआ है, उस कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। तीन % पर 88.60। हाँ जी, यही आता, ठीक है, ठीक हो गया। आपने सिर्फ क्या करना था, इस 8% बैक करके 8% की जगह क्या करना है, 3% करना है। 3 आंसर आ जाएगा 88.60। अब आपने IRR का फार्मूला लिखना है और IRR क्या करना है, मालूम कर देना। लोअर रेट प्लस NPV एट लोअर रेट, NPV लोअर रेट माइनस NPV हायर रेट मल्टीप्लाई बाय हायर रेट माइनस लोअर रेट। लोअर रेट कितना है 0.03 प्लस
एनपीवी लोअर रेट पे क्या है 88.60, 88.60 माइनस में -41 पॉइंट इंटू 0.08 माइनस 0.03, ये वाला प्रोजेक्ट एक्चुअल में हमें 6.41% दे रहा है। जी एनी क्वेश्चन एनी क्यूरी? सही है। तीसरा पार्ट करें फिर। ये तो आप कर देंगे ना? वर्किंग भी करनी है, जुबानी नहीं करना। रजिस्टर कर लो खैर नाल। शेख तो नहीं होंगे सी? शेख तो नहीं होंगे सी? नहीं होंगे तो उत्ते ये सामने रख दूं या ये सामने रख दूं? डाटा रख दें। ये लें जनाब, ये डाटा आ गया। खाली बैग लेकर आ जाता है यार ये लड़का। किसका? आपको तो पता ही है, कॉस्ट में मैंने चेंज नहीं होना है। नहीं सर, किस पे? एनओटी एनओटी पे। अच्छा 65,000 यूनिट्स के ऊपर कैलकुलेट करें। अगर कांस्टेंट 65,000 यूनिट्स रहे तो जी रिक्वायरमेंट है कि अगर सेल्स कॉन्स्टेंटली 65,000 ईच ईयर हो तो एनपीवी मालूम करनी है। अगर हर साल 65,000 हो ईच ईयर
तो फिर आपने मालूम करनी है NPV। हाँ जी, 1 2 3 4। ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी है बस। ठीक है, बिल्कुल सही है। सब इसकी प्रेजेंट वाली का नहीं है, प्रेजेंट वाली का नहीं सिगड़ नहीं मैनू की बता के, बाकी सब कुछ सेम है। NPV निकालनी है हमने, हाँ बाकी सारा चीज़ तो सेम है, हर चीज़ सेम है। क्या आया? 144.47। नहीं ज़्यादा नेगेटिव आ गई है। 310 कैसे आया भला? हाँ, ऑपरेटिंग कैश फ्लो ओपन कर 325 माइनस 80, 325 में से 80 फिक्स्ड कॉस्ट है ना। हाँ, तो ये 310 कैसे बना? ये 65,000 तो यूनिट्स हैं। वो सिर्फ इसमें से माइनस करना था, इसमें भी हाँ तो गलत कर दिया ना। इसीलिए क्या करना चाहिए, ये जो यूनिट्स लिखे हैं उनको अलग कर देना चाहिए अगर कभी भी हों। ये देखें, गौर से देखें, मैंने यहाँ पर क्या काम किया है, यूनिट्स को अलग कर दिया है, बाद में रुपीस को लेकर चला हूँ। ठीक है, अदरवाइज गलती से ये चीज़ ऐड अप हो जाती होती है। तो प्रेजेंटेशन अपनी ऐसी रखें कि आप गलती ना करें। अब आप जैसे भी करेंगे, मैं किसी और अंदाज से सवाल करवाऊंगा। हाँ जी जनाब, यस हो गया। क्या आंसर आया? नेगेटिव। नेगेटिव में तो आंसर आया, क्या आया? सर वो हमें ना 80,000 को लेस नहीं था। आए आ नहीं, अब पता लग गया आपने जैसे हाँ जी, आ गया। किधर गया? हो नहीं, वो सी पार्ट जो है अभी 65,000 वाला, मतलब आई आर कटता फट गए। वर्किंग ये नहीं सर आगे। अच्छा, ये एनटी का सर्विस ये आंसर आ गया। अच्छा आंसर आ गया लगता है। 1325 माइनस 80 तो 45 की प्रेजेंट वैल्यू माइनस 1000 जमा 245 जमा 805 नहीं सर 305। 305। ठीक है, सही लग रहा है। सबका आंसर सेम आ गया। लें जनाब, एक तरीकाकार यही है कि फॉर्मेट सेम रहे। -1000 एज इट इज आना है, 60 एज इट इज आना है। इस सिर्फ ने क्या होना है, चेंज हो। इसने
एक ही दफ़ा एक ही कैलकुलेशन करनी चाहिए थी, बाकी बार बार करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एनुअली एक जैसा ही रहना। 65,000 यूनिट्स हैं, ज़रा 5 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? सी पार्ट एनुअल कैश फ्लोज, एनुअल फ्यूचर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, ये आपके आ गए 65,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन ₹5 पर यूनिट। कितनी वैल्यू बनी? 325,000। इसके अंदर से आप फिक्स्ड कॉस्ट को क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा? 245,000। तो एक फॉर्मेट तो आपने कर लिया, उस फॉर्मेट के अंदर आपने काम कर लिया। दूसरा फॉर्मेट एक और हो सकता है कि आप लिख दें फ्यूचर कैश फ्लोज और यहाँ पर लिख दें टाइमिंग, कि 0 टाइम के ऊपर आपकी क्या आ रही है? इन्वेस्टमेंट आ रही है, और वो कितनी है? 1 मिलियन की। आउट हो गया। 4th टाइमिंग पर आपकी रेजिडुअल वैल्यू आ रही है, और वैल्यू क्या आ गई? 60,000। और 1 to 4 आपकी टाइमिंग में क्या आ रहे हैं? फ्यूचर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, और वो कितने बन रहे हैं? 2,45,000। और यहाँ से आप करें प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर लें। 0 टाइम का फैक्टर 1 होता है, प्रेजेंट वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी? 1 मिलियन। इसका 1.08 रेज़ टू पावर -4 होगा। चौथे साल के एंड पर जाके रेजिडुअल वैल्यू आ रही होगी, और इसकी वैल्यू कुछ बन जाएगी। इसकी एनुटी होगी 1 - 1.08 रेज़ टू पावर -4 डिवाइड बाय 0.08। इसका एनुटी का फैक्टर लगेगा पहले साल से लेके चौथे साल तक। अब ये वाली वैल्यूज़ आपने बतानी है। 44101 आंसर सेम आना चाहिए। एट 114,471 और नेट कैश फ्लो क्या बन जाएगा? नेट प्रेजेंट वैल्यू $1,444,227 नेगेटिव। पहले भी यही वाला आया होगा। अच्छा, वेल डन। मैं कहा एक वो वाला तरीकाकार है, अगर एनुअल कैश फ्लोज एक जैसे आ रहे हो तो आप ऐसे भी काम कर सकते हैं, करना चाहें तो, और उस फॉर्मेट के ऊपर भी सेम काम किया जा सकता है। वैसे आसानी फॉर्मेट के ऊपर ज़्यादा हो रहती है कि एक फॉर्मेट के ऊपर ही क्या हो, सिमेट्री के साथ काम हो रहा है, उसी सिमेट्री में अगला पार्ट भी हो जाए। डन। चलें आगे, चलें, लेट्स मूव ऑन। यहाँ तक कोई क्यूरी नहीं। अब कहानी आने लगी है इन्फ्लेशन की। क्या आने लगी है? इन्फ्लेशन। अब हम सही वाला काम शुरू करने जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की कहानी, असल कहानियाँ अब शुरू होने लगी। पहले तो वही पुराने एनपीवी, पुराना IRR, बच्चों वाला काम, कोई उसके अंदर कोई नेटी ग्रिटी नहीं थी। अब आने लगी है नेटी ग्रिटी। इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है जी? वैल्यू क्या हो जाती है?
कम हो जाती है आपकी, या फिर प्राइसेस बढ़ जाती हैं, या मनी की वैल्यू जो वर्थ है उसकी कम हो जाती है। अब अगर प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लोस इन्फ्लेशनी एनवायरनमेंट हो, इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा हो, तो फिर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा, डिमांड इन्वेस्टर की भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जितना ज़्यादा इन्फ्लेशन उतना ज़्यादा उसने भी कहना है मेरी वर्थ वो नहीं है, लिहाजा मुझे भी पैसे क्या होने चाहिए, ज़्यादा हासिल होने चाहिए। एक चीज़ पढ़ी थी आपने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में, जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन और स्पेसिफिक रेट ऑफ इन्फ्लेशन। थोड़ा सा पुरानी चीज़ हल्की फुल्की सी याद करवा दी जाए ना तो ज़िंदगी थोड़ी थोड़ी सी ना आसानी में आती है। नहीं याद है, नहीं याद ना सी, ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की। एक होगी जनाब प्रोडक्ट स्पेसिफिक और एक होगी ओवरऑल जनरल इन्फ्लेशन ऑफ द कंट्री, यू कैन से। ठीक है, तब्दीली आ रही नहीं है, आ चुकी है, हैं? तो जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होगा, ओवरऑल चेंज इन द प्राइस ऑफ बास्केट ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज कैलकुलेट ऑन एन एवरेज ऑफ स्पेसिफिक रेट वेटेड इन सम वे टू रिफ्लेक्ट द। आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। अब कैश फ्लोज होंगे डिफरेंट किस्म के, स्पेसिफिक रेट और जनरल रेट। बाज़ का क्या होता है कि मुख्तलिफ कैश फ्लो होंगे मुख्तलिफ सालों के लिए। क्या होगा, मुख्तलिफ कैश फ्लो होंगे मुख्तलिफ सालों के लिए। तो आज जो वैल्यू है हमें हो सकता है कल को क्या करना पड़ेगा, जब कैश फ्लो बनाएंगे और आपको साथ क्या दिया होगा, रेट ऑफ इन्फ्लेशन दिया होगा, तो ऑब्वियसली कैश फ्लो में अगले साल में क्या होगा, वो इन्फ्लेशन का फैक्टर अप्लाई करना हो। अगर होंगे डिफरेंट और आज की वैल्यू फर्ज करते हैं 150 है टुडे वैल्यू, और इन्फ्लेशन पहले साल का कितना है 5%, तो अब जब आपने पहले साल की वैल्यू लिखनी है तो हम क्या करेंगे 150 इंटू 1.08 फ्यूचर वैल्यू बनानी पड़ेगी। यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला अप्लाई होगा। और दूसरे साल में रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितना है 8%, तो दूसरे साल के लिए भी 150 इंटू 1.08 सॉरी ये 1.05 आएगा, 1.08 रेज़ टू पावर 2 आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। पहले साल में एक वैल्यू मालूम करेंगे, क्या आंसर आएगा बताएं, क्या 157.5, और अगले साल की इन्फ्लेशन है 8%, 157.5 इसने मल्टीप्लाई होना है 1.08 से, तो सेकेंड ईयर की क्या आ जाएगी वैल्यू है 170, और तीसरे साल की इन्फ्लेशन का रेट क्या है 10% है, तो हम थर्ड ईयर में जाएंगे और 170.1 इंटू 1.1 करेंगे तो वैल्यू आएगी आप 187.1। या तो डिपेंड करता है आपको इन्फॉर्मेशन कैसे दी हुई है। अब अगर अलग-अलग दी हुई है आपकी कैलकुलेशन भी क्या होगी
हर पिछला साल क्या करेंगे, उसके ऊपर नई इन्फ्लेशन, फिर उसके बाद नई इन्फ्लेशन। एक सिंगल रेट गिवन किया हो कि हर साल क्या है 5%, तो उसकी वर्किंग क्या है, कदरे आसान है। मसलन इसकी वैल्यू अगर पहले साल में क्या है 150, तो 0 टाइम पे, तो यहाँ पर क्या करो 150 इंटू 1 पॉइंट कितने रेट लूँ है, चले 9% है, तो 1 साल के बाद का, 2 साल के बाद का आप 150 के ज़रिए ही निकाल सकते हैं रेज़ टू पावर 2, और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, दोनों अंदाज से आ जाएगा। मीन्स एक वैल्यू आ गई, उसको मज़ीद 1.09 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे हर दफ़ा, तो वैल्यू आती जाएगी। कैलकुलेटर है, बिल्कुल है। एक काम करें 150 0 टाइम पर एक काम करें 150 को मल्टीप्लाई करें 1.09 से, 1 आपने 1 साल के बाद का वैल्यू लिखी 163.5। अब जो सा भी आंसर आया उसको मल्टीप्लाई कर दें दोबारा से 1.09 से, 163.5 इंटू 1.09 1, और इसी तरीके से एंड सो ऑन। आप हर दफ़ा जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो भी वही वाला आंसर आएगा, और अगर पावर दे देंगे तो भी वही वाला आंसर। ऐसे भी कैलकुलेशन हो सकती है इसकी, और ऐसे भी कैलकुलेशन हो सकती है कि यहाँ पे 150 है, यहाँ पे 163.5 है, लेकिन आपने इसको 150 इंटू 1.09 रेज़ टू पावर 1 किया, इसको 150 इंटू 1.09 रेज़ टू पावर 2 किया, तो अभी वही वाला आंसर आएगा। आंसर मालूम करने के डिफरेंट क्या होंगे, अंदाज होंगे। ठीक है। अब अगर ये जनरल इन्फ्लेशन, एक सिंगल इन्फ्लेशन हर साल पे लगना है, तो हम ये इतनी लंबी चौड़ी वर्किंग नहीं लिखेंगे, हम एक छोटी सी कहानी कहेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लास्ट ईयर इंटू 1.09, और जस्ट कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके आंसर कर दें। ये वर्किंग सफिशिएंट है एग्जामिनर को बताने के लिए, ये वाली बात सफिशिएंट है। लास्ट ईयर इंटू 1.09, जैसे हमने यहाँ पर काम किया, इसमें क्या काम किया, हमने लास्ट ईयर की वैल्यू को 1.09 से मल्टीप्लाई की, और फिर एंड सो ऑन। तो हम इस सारे को क्या करेंगे, बस ये वाली एंट्री, ये वाली वैल्यू से लिख के आंसर करते चले जाएंगे। और आंसर आता चला जाएगा। जी बच्चों, कौन से कंट्री में आप इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे? नहीं, आंसर देखे बगैर। सिंपल सी बात है कि बैंक जो है, अगर हम इस कंट्री में इन्वेस्ट करें तो भी 17% मिल रहा है, इस कंट्री में इन्वेस्ट करें तो भी 17%, दोनों में रिटर्न तो सेम है। लेकिन इस कंट्री में इन्फ्लेशन क्या है 6%, इसमें 17% की वो वर्थ नहीं है, और इस कंट्री में इन्फ्लेशन क्या है 1%, इसमें वर्थ क्या बनेगी, ज़्यादा बनेगी। ठीक है, तो आपका तो आंसर बिल्कुल सही हो गया। चले असल कहानी की तरफ बढ़ते हैं। क्या कुछ उसी तरह की टर्मिनोलॉजी लग रही हैं जो आपने पढ़ी थी किधर भला, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में? नहीं तो हैं वैसी। चलो यार, हमें याद ही नहीं है सर।
सिरका दी टेंशन। अच्छी बात है, याद नहीं है। क्या है? अच्छी बात है, याद नहीं, क्योंकि वहां की कहानी कुछ और, यहाँ की कहानी कुछ और। वहां की कहानी और यहाँ की कहानी को मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? गड़बड़ी। अच्छी बात है, भूल गया है, लेकिन टर्मिनोलॉजी वही है। In order to be able to handle inflation in discounted cash flow scenario, first of all, we need to understand the following 4 other terms: money cash flow, money rate of return, real cash flow, and real rate of return. मनी कैश फ्लो क्या होगा? मनी कैश फ्लो होगा जो एक्चुअल में कैश फ्लो हैं, जो होने हैं, उनको बोला जाएगा मनी कैश फ्लो। यहाँ पे लिखा भी होगा, ये लिखे होंगे मनी कैश फ्लो। मनी नॉमिनल कैश फ्लोज आर कैश फ्लोज दैट इंक्लूड एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। दे आर द एक्चुअल अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड एट अ पॉइंट इन टाइम। एक्चुअल कैश जो रिसीव होगा ये वो है। और मनी रेट ऑफ रिटर्न, नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मनी रेट ऑफ रिटर्न, द रिटर्न रिक्वायर्ड बाय इन्वेस्टर measured in terms of changing price level. It includes the expectation of the inflation. इन दोनों का आपस में रिलेशन है। रियल कैश फ्लोज are the cash flows expressed in today's price terms. करंट प्राइस से रिलेट करता, उसको क्या बोलेंगे? रियल कैश फ्लोज। इसमें इन्फ्लेशन का फैक्टर नहीं है। रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टेड का मेजर इन टर्म ऑफ कांस्टेंट प्राइस लेवल इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन। ओके, अगर हमने आज इन्वेस्ट किया 1 मिलियन, 1000 लिख लूँ? चलें 1 मिलियन ही लिख देता हूँ, क्या याद करेंगे आप भी। इसमें इंटरेस्ट इनकम अगर 15% होगी तो कितनी वैल्यू मिलेगी 15% के साथ? एक साल के बाद 11,50,000। और अगर मैं इस 11,50,000 को वापस ले आऊं यूजिंग द इन्फ्लेशन फैक्टर कि 11,50,000 अगर इन्फ्लेशन का फैक्टर इसमें से गायब कर देते हैं तो टुडेज प्राइस के ऊपर 1 साल बाद जो हासिल होना है उसकी क्या वर्थ है? 11,50,000 1 साल बाद हासिल होना है, इसकी टुडेज प्राइस टर्म पे क्या वर्थ है? जस्ट इन्फ्लेशन का फैक्टर अगर किया जाए तो 11,50,000 इंटू 1.10 टेस्ट टू पावर -1 1045,000 है। ये आपका क्या आ गया? मनी कैश फ्लो। और ये 1 साल के बाद का ही क्या आ गया? रियल कैश फ्लो। मनी कैश फ्लो में इन्फ्लेशन का फैक्टर है एक्चुअल कैश फ्लो जितने में हो, ये इसी का ही आज वर्थ क्या है टुडेज प्राइसेस के ऊपर 1 साल के बाद की वैल्यू क्या बनती है। एक्चुअल में ये भी 1 साल के बाद की वैल्यू है, ये भी यहाँ की ही वैल्यू है 1045,000 यहाँ की वैल्यू है, लेकिन किस बेसिस के ऊपर है? आज की वर्थ की बेसिस के ऊपर।
अगर आज ही कैलकुलेशन करें एक साल के बाद तो ये 1045 हासिल होना है, लेकिन उसके अंदर मजीद इन्फ्लेशन वाला फैक्टर ऐड अप होके कितना बन रहा है 11,50,000। और एक्सेल में हासिल कितना होगा, फिर हमें हासिल कितना होगा एक साल के बाद? अगर मैं ये देखूं आज की टर्म्स पे कि 1000 हमने इन्वेस्ट किया और हासिल कितना हुआ मुझे 45,000 इन्फ्लेशन के फैक्टर को गायब करके, तो 45,000 तकसीम 1 मिलियन 0.045 4.5% बनेगा, जबकि नज़र क्या आ रहा है 15%। अब इसको आसान अंदाज में कैसे कैलकुलेट करना है वो हमने सीखना है। आसान अंदाज में फार्मूला है, नो टेंशन, पढ़ा होगा क्यों में पढ़ा, वो वापस आ गया फिशर का फार्मूला। सर फिर क्यों पढ़नी पैनी, उसे तो कुछ भी नहीं सी रट्टा लगा लिया था बस, असाइनमेंट में देख लिया था। अच्छा ठीक है जी, तीन टर्मिनोलॉजी हैं जी इसमें। 1+M मनी कैश फ्लो ज़्यादा होगा, मनी रेट के अंदर इन्फ्लेशन और रियल वाला रेट क्या है मर्ज हुआ हो। मनी में एक्चुअल वाला है, इन टोटलिटी है, इसके अंदर क्या है रियल वाला रेट और इन्फ्लेशन रेट का मजमुआ है या मल्टीप्लिकेशन है। तो 1+ मनी कैश फ्लो वाला रेट इज इक्वल टू 1+ रियल रेट इंटू 1+ इन्फ्लेशन रेट। अब हमारा 15% आया था, हमने पता नहीं कैसे कैसे वो रेट मालूम किया, हम उसे सीधे सीधे से अंदाज में कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूले के ज़रिए। 1+ 0.15 इज इक्वल टू 1+ रियल रेट हमने मालूम करना है, 1+ 0. कितना था इन्फ्लेशन रेट 10% था, 10% था। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे कौन सा रेट, रियल रेट 1.15 डिवाइड बाई 1.1, 1+ R। क्या आंसर आया जी 1.045 आया, यही आंसर आया। तो फिर रेट R क्या बन जाएगा, रियल रेट ऑफ रिटर्न 0.045, ये R बन गया रियल रेट ऑफ रिटर्न। क्यों पढ़ा हमने ये, कभी क्वेश्चन होगा जिसके अंदर रियल कैश फ्लोज दिए होंगे, कभी क्वेश्चन होगा जिसमें मनी कैश फ्लोज दिए होंगे, या आपको यूज़ मनी कैश फ्लोज करने होंगे। ठीक है, तो लाइक विद लाइक चला जाता है। क्या चला जाता है, लाइक विद लाइक। अगर आपके कैश फ्लोज रियल कैश फ्लोज हैं तो प्रेजेंट वैल्यू किस बेसिस पर आएगी, रियल रेट ऑफ रिटर्न के जरिए। और अगर आपके पास मनी कैश फ्लोज हैं तो फिर कौन सा रेट यूज करना होगा प्रेजेंट वैल्यू के लिए, मनी रेट ऑफ रिटर्न। यहां पर आए जरा, मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ये दोनों वैल्यूज एक साल की बाद की हैं। अब अगर मुझे यहां से यहां पर आना है एक्चुअल में 1 मिलियन के ऊपर ही, प्रेजेंट वैल्यू तो 1 मिलियन है ना, प्रेजेंट वैल्यू क्या है 1 मिलियन। अगर मैं 11,50,000 से वापस आना चाहता हूं तो रेट कौन सा यूज करूंगा, मनी रेट ऑफ रिटर्न 15%। लेकिन अगर मैं 10.45 से 1 मिलियन पर आना है तो फिर क्या कौन सा रेट लेना पड़ेगा मुझे, रियल। करके चेक करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 10,39,000 इंटू 1.045 रेज़ टू पावर -1। चेक करें क्या 1 मिलियन बनता है या नहीं बनता, बन गया। तो रूल समझ लग गया। अगर
मनी कैश फ्लोज होंगे तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए क्या करना होगा, मनी रेट ऑफ रिटर्न यूज करना। और अगर रियल कैश फ्लोज होंगे इन टूडेज प्राइसेस टर्म्स होंगे तो क्या करना होगा, रियल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये टूडेज प्राइस टर्म्स पर हैं, 1045 के अंदर इन्फ्लेशन का फैक्टर नहीं है। अगर मैं इसको जस्ट यहां से यहां पर पहुंचाना हो, कोई और कलर यूज करते हैं, यहां से यहां पर पहुंचाना हो तो मैं इसको अगर 1045,000 को जस्ट इन्फ्लेशन के रेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी 1150 आ जाएगा फिशर का फार्मूले के मुताबिक। फिशर के फार्मूले में क्या था, एक साइड पर 1 प्लस क्या था, 1 प्लस रियल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 1 प्लस इन्फ्लेशन। तो ये रियल वाली कहानी है, इसको जस्ट इन्फ्लेशन से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, मनी में कन्वर्ट हो जाएगा। रियल कैश फ्लो को, रियल कैश फ्लो अगर हो, यहां से एक और चीज भी सीख ली, अगर रियल कैश फ्लो होगा इसको 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, मनी कैश फ्लो बन जाएगा। ये वाला फार्मूला भी लिख लें अपने पास। अगर क्या होगा, रियल कैश फ्लो होगा, इससे मनी कैश फ्लो में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट, 1 प्लस आई इज इन्फ्लेशन। अब ये आर और आई जो हैं डिफरेंट टर्मिनोलॉजी होगी। पहले जब जस्ट इंटरेस्ट की कहानी होती थी तो हम कभी आर यूज कर लेते थे, कभी आई यूज कर लेते थे, अल्टरनेटिवली यूज था। यहां पर आकर इस चैप्टर में स्पेसिफिक होकर आई का मतलब इन्फ्लेशन, आर का मतलब रियल रेट ऑफ रिटर्न और एम का मतलब मनी रेट ऑफ रिटर्न। तो ये यहां पर आकर फर्क पड़ जाएगा। नो, दसो फिर अगर रियल रेट हो 8%, इन्फ्लेशन रेट हो 15%, तो फिर मनी रेट क्या होगा, 0.242।
1 प्लस m एक साइड पर और 1 प्लस r और 1 प्लस i को मल्टीप्लाई करना है 1.08 इंटू 1.15 1.24 यानी कि 24% क्या होगा मनी रेट ऑफ रिटर्न होगा। जी अब इस लाइन का मतलब भी समझा दें जरा। इसमें कौन सा रेट कौन सा है, क्या चीज रिक्वायर्ड की जा रही है, क्या चीज करनी है। जो इंटरेस्ट है जो बैंक ने देना है वो क्या है, मनी कैश फ्लो। उसके अंदर इन्फ्लेशन का फैक्टर शामिल हुआ हो, ठीक है। वो एक्चुअल में जो जिसमें कैश फ्लो इनकर होना है वो वाला है, और वो कौन सा होता है, मनी कैश फ्लो। तो ये जो रेट है ये मनी कैश फ्लो वाला है, इन्फ्लेशन 6% है, और कैलकुलेट द एनुअल रेट with which depositors wealth will grow in the next year। एक्चुअल में जो ग्रो हो रही है वो रियल वाली है। तो 1 प्लस m अवेलेबल है, 1 प्लस r आपने मालूम करना है, 1 प्लस i भी अवेलेबल है। 1.13 1 प्लस r मालूम करना है इंटू 1.06 1.13 डिवाइड बाय 1.06 1 प्लस r आ जाएगा 1.066 1 प्लस r, यानी कि r होगा 0.066। जी अब इसमें क्या है, अब ढेर सारा होमवर्क मौजूद है। कल वाला होमवर्क किया आप लोगों ने, छोटे छोटे से MCQs टाइप के सवाल कर लिए हैं। इधर से आवाज़ आई है या सर, इधर से कोई चक्कर नहीं, सारे ऐसे देख रहे हैं होमवर्क करना सी, तो डाउनलोड कर लें, लेकिन फोन पर वो सेव नहीं है, तो प्रिंट ले लो। फिर वो नहीं है। हाँ यार, जिस बंदे से तुम्हारा उधार चलता है ना उस बंदे को कहो ये भाईजान ये प्रिंट आउट निकाल कर दे दे, ये USB में ले जाओ डाउनलोड करके, और कहो भाई तेरा मेरा उधार चूके चलता है, लिहाजा ये प्रिंट आउट निकाल कर एंजॉय करो। ये कल कह रहा था कि सर ने चेक ही नहीं करना। क्या बेटा, अगर ये इस वक्त भी इस लेवल पर आकर अगर ये कह रहा है तो इसका मतलब है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की इंतहा है। ठीक है, मैं तो इस दफ़ा जो R1 वाले बच्चे हैं उनको एक छोटी सी तबलीग कर रहा हूँ, बेटा आप बहुत बड़े हो चुके हैं, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल योरसेल्फ। मेरा काम है अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करना, बस। अब उसको जाकर खुद करना वो आपका काम। नॉलेज में कोई चीज नहीं समझ लग रही, वहां तक मेरा काम है। अब मैंने अगर करवा दिया है एक चीज तो उसको घर जाके पढ़ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके लेवल पर आगे तो बच्चा खुद पढ़ता है,
उसे तो पता चल चुका होता है यार, नहीं पढ़ेंगे तो काम गड़बड़ है, फिर तो खल्लास, हाँ टाटा बाय बाय हैं। मिस्टर ए वांट्स टू अचीव एनुअल ग्रोथ, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, रियल रेट ऑफ रिटर्न। कैलकुलेट एनुअल इनकम विच मिस्टर ए शुड अर्न इफ एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इज 5%, मतलब एनुअल इनकम का रेट चाहिए उसे, क्योंकि कोई वैल्यू दी होती तो हम इनकम निकालते ना, तो रेट निकालना है। इधर ऐसे ही करते हैं, फार्मूला खुद ही लिख के करते हैं। 1 + m इज इक्वल टू 1 + r इंटू 1 + i। r गिवन है 15%, 1.15, और इन्फ्लेशन भी है 1.05, तो 1 + m कितनी एनुअल इनकम हासिल करेंगे, किस परसेंटेज से, 1.21, मीन्स 21% क्या होगी हमारी इनकम अर्न करनी पड़ेगी टू गेट द ग्रोथ ऑफ 15%। जी ओवरऑल नहीं चाह रहा, वो ग्रोथ चाह रहा है। ग्रोथ क्या है, रियल रेट ऑफ रिटर्न। पढ़े, ये क्या लिखा हुआ है, यहां पे क्यों आर निकाला था, ये वाली चीज क्या बता रही थी, मैंने बैंक जो होता है वो एक्चुअल में जो रेट दे रहा होता है वो मनी वाला होता है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में बैंक का रेट ये हो गया, यहाँ से आपने सीखा क्या कि वेल्थ की ग्रोथ चाहता है, तो ये ग्रो वाला रेट कौन सा कंसिडर फिर होगा। अब यहाँ पर उसी चीज़ को दूसरे अंदाज में बता दिया कि एनुअल ग्रोथ वो चाहता है कितनी, कि मेरी एक्चुअल में ग्रोथ हो, तो ये क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 15%, और इनकम कौन सी होगी, किस टर्म में होगी, जो उसको एक्चुअल में फिजिकली मिल रही है, तो वो कौन सी टर्म में होगी, मनी टर्म में होगी। यस, मतलब समझाने का यही है कि ग्रोथ रेट क्या होगा, वो आपका क्या बनेगा, वो रियल रेट ऑफ रिटर्न बनेगा, और इनकम किस में होती है, वो एक्चुअल में जो से उस साल में हो रही होती है वो होती है, तो वो कौन सी टर्म हो गई, मनी टर्म्स में। ये तो चीज़ हमने सीखनी थी इन अल्फाज से, ये तो सीखना था। चले, अच्छा ठीक है चलते हैं। नहीं सर, नहीं सर, ये चीज़ मैंने आपको पढ़ा दी है, ये चीज़ मैंने आपको पढ़ा दी है, ये चीज़ मैंने आपको पढ़ा दी है। ये वाला सवाल हम इंशाल्लाह कल कर लेंगे, फिर रियल कैश फ्लो एंड मनी कैश फ्लो वाला, नहीं ये इससे फिर रिलेट कर जाएगा, सवाल कर ही ना लें। एग्जाम्पल 14 का एग्जाम्पल 14, अल्लाह करे मेरे पास रिसेंटली डाउनलोडेड हो। रिसेंटली डाउनलोडेड नहीं है मेरे पास, पुरानी बुक पड़ी हुई है इस वक्त डाउनलोडेड हुई। तो अगर ये वाली सेम हुई, सेम आ जाएगी। चैप्टर नंबर 16 क्या यही वाली एग्जाम्पल है बेटा या कोई और है? 14 12 13 14
क्या यही वाला क्वेश्चन है जो आप पूछ रही हैं? कोई चेंज तो नहीं है? ठीक है जी बेटा, हो गया था। उन्होंने जस्ट एक क्वेश्चन पूछा, मैं पढ़ने लगा हूं, वो क्या है जी बच्चों? साइलेंट काइंडली। एग्जाम्पल नंबर 14 की क्यूरी पूछी जा रही है। अ बोरोर इज ड्यू टू रीपे लोन ऑफ 1,20,000 इन 3 years। 3 साल बाद उसने 1,20,000 पे करना है। ही हैज ऑफर्ड टू पे एन एक्स्ट्रा 20,000 एज लॉन्ग एज ही कैन रीपे आफ्टर 5 years। एक बंदा है, वो उसने 3 साल बाद क्या करना है? 1,20,000 पे करना है, लेकिन वो चाह रहा है, दूसरा डिसीजन है कि 1,40,000 वो पे करे 5 साल के बाद। द लेंडर फेसेस इंटरेस्ट रेट ऑफ 7%। इज द ऑफर एक्सेप्टेबल? क्या उसको ऐसा करना चाहिए है? इधर उसको एक 20 ऑप्ट करना चाहिए या उसको एक 40 ऑप्ट करना चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो क्या होगा, आप दोनों वैल्यूज को टुडेज प्राइस के ऊपर लेकर आएंगे। जिसकी प्राइस कम होगी, कम पैसे बन रहे होंगे, वो आपका डिसीजन बनेगा कि आपको क्या करना है, वो वाली चीज़ चूज करनी है। क्योंकि पेमेंट करते हुए कौन सी वैल्यू लेते हैं? कम वाली। और अगर इन्वेस्टर होता तो उसने क्या वैल्यू लेनी थी? ज़्यादा वाली। अब बोरोर इज ड्यू टू रीपे। अच्छा देखते हैं, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है 1,20,000 इंटू 1.07 रेज़ पावर -30 97,955। क्लाइंट ने ऑफर किया है इसको कि वो पेमेंट कर दे 1,40,000 5 साल के बाद, तो उसको एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर स्टिक रहना चाहिए। गलत लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, क्योंकि बोरोर ने कम वैल्यू को चूज करना है। लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर कौन सी है? लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है क्लाइंट ने जो खुद ऑफर किया है, जनाब कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं, आप हमें ना क्या करें, 5 साल बाद पेमेंट कर दें। तो लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये वाली बेहतर है। बोरोर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली बेहतर है। तो गलत लिखा हुआ, ये मिस्टेक है। ऐसी मिस्टेक्स हो जाती होती हैं बुक के अंदर। 21 गुड हुआ ना? जी जनाब। अच्छा जी, कहता है जी डिस्काउंट फैक्टर फॉर 1 to 3 एंड 5 to 7, ये क्या है? ये पूछ रहे हैं। जी समझ आ गई है, ड्रामे ना हो तो। जनाब मुझे समझ लग गई है, टेंशन नहीं है। कहता है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हर साल कैश फ्लो है 60 हज़ार रुपये, 60 एंड 60 का। फिर कहता है आगे 5 to 7 भी यही कैश फ्लो है, चौथे में नहीं है, 5 6 और 7, 5 6 और 7, यहाँ पर भी कैश फ्लो क्या है 60 एंड 60।
अब अगर आपने कैश फ्लो इसका डिस्काउंट फैक्टर बनाना है तो एक एनुटी ये बन रही है और एक ये डिलेड एनुटी बन रही है। ये नॉर्मल एनुटी बन रही है और ये डिलेड एनुटी बन। नॉर्मल एनुटी का तो कोई मसला नहीं है, आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो बनेगा वो वही बनेगा 1 - 1 प्लस रेट रेज टू पावर, रेट क्या था 1%, 1.1 रेज टू पावर -3 डिवाइड बाय 0.1। ठीक है, ये क्या होगा 1 to 3 का फैक्टर। लेकिन जो 5 to 7 का फैक्टर होगा वो आपको सिखाया था डिस्काउंट फैक्टर ऑफ 7 माइनस डिस्काउंट फैक्टर ऑफ 4। 5 से शुरू हो रहा है ना, तो एक पहले कम करके लिखना था आपने, डिस्काउंट फैक्टर ऑफ 7 माइनस डिस्काउंट फैक्टर ऑफ 4। ठीक है, तो इसका डिस्काउंट फैक्टर ऑफ 7 क्या बनेगा 1 - 1.1 रेज टू पावर -7 डिवाइड बाय 0.1 माइनस 1.1 माइनस 1.1 रेज टू पावर -4 डिवाइड बाय 0.1। ये कैलकुलेट करें और आंसर निकाल लें तो डिस्काउंट फैक्टर ऑफ क्या हो जाएगा 5 to 7 भी वर्कआउट होगा। क्या हो गया, शुक्र है। मालूम करने के मुख्तलिफ अंदाज हैं। ठीक है, यहां पर क्या किया हुआ है इन्होंने किया हुआ है, ये टाइम वैल्यू है, सारी एनुटी इन्होंने सारी ली है, उनका को बस ये एक में कैश फ्लो नहीं आ रहा, लिहाजा इसका जो डिस्काउंट फैक्टर है ना उसको माइनस कर दो, तो बाकी सब का क्या हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इकट्ठा आ जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। एंज कर लो, मैथ है, पता नहीं कितने तरीकों से हो सकता है। डन हो गया जी, आंसर इससे भी वही मैच आना है, उससे भी वही वाला मैच आना है। मीन्स 60 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 60 को इससे मल्टीप्लाई करो, आंसर लोगे, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। जो कल मैंने सिखाया था, मैंने उस अंदाज से आपको करवाया। उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने ये किया हुआ है, यहाँ तक का 0 से लेके सारी एनुटी ली हुई है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसका एक फैक्टर या चौथे का फैक्टर माइनस कर दिया तो बाकियों का फैक्टर आ गया। डन। और कोई चीज, इसको साइन ऐसे ये लगा देना चाहिए था, यहां पर ऐसे साइन लगाना चाहिए था। और कोई चीज मेरे लायक बेटा, भाई ने बड़ी मुश्किल चीज निकाली थी कि नहीं, सानू भी नहीं पता चलती भाई। अच्छी बात है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए। जस्ट आप चीज़ों को अगर टाइम लाइन के ऊपर लिख देंगे ना तो चीज़ आधे से ज़्यादा अंडरस्टैंड हो जाती है। जस्ट एक बेचारी टाइम लाइन है जो ITA से शुरू होती है, ITA के एक्रूवल प्री पेमेंट भी इसी के ऊपर डील होते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें R1 में भी शायद हो जाती हैं, यस हो जाती हैं, R2 में भी बहुत कुछ हो जाता है, तो बहुत कुछ इस चीज़ से सॉल्व होता है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।